तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मुझे शायद लग रहा है पिछली वीडियो के अंदर मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा बच्चों को क्लियर नहीं थी, तो इस वजह से आज थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़ोर से बोल रहा हूँ ताकि वॉइस मेरी क्लियर हो। ओके, टॉपिक इज अबाउट, आज हमारा शुरू होने वाला है सर्कुलर मोशन का टॉपिक। सर्कुलर मोशन का टॉपिक, ठीक है। सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास है पहले नंबर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन हमारे पास मोशन इन टू डायमेंशन की ही एक टाइप है, जिसके अंदर बॉडी एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा होता है एक बॉडी। सर्कुलर पाथ का कवर करना मतलब एक्स में भी जा रहा है और वाई कंडीशन में भी जा रहा है, और सर्कुलर पाथ में एक स्फेरिकल पाथवे के ऊपर मूव करेगा। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन विद सम रेडियस। अभी इन तमाम बातों को सीखेंगे। ओके, चलें। छोटी छोटी टर्म्स हैं, मैं डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा। प्लीज बच्चों, डेरिवेशन करवाने का टाइम गया। 2 साल डेरिवेशन ही किए हैं, अब थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क भी करेंगे हम। पहला है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, गौर से समझिएगा। हमारी बॉडी एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रही है। सॉरी, पता नहीं मैं क्या बना रहा था, नहीं करता आज तो बस सर्कुलर पाथ बनाना है, इतना फास्ट तो नहीं बनेगा। चलो, हमारी बॉडी एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रही है, ठीक है। इसके सेंटर से जो एंगल बन रहा है, और सुनिए, ये है एक शख्स जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई बॉडी यहाँ से मूव कर रहा है, कोई बॉडी यहाँ से मूव कर रहा है। तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से इसके मूव होने की वजह से यहाँ से यहाँ तक आने में एक एंगल बन रहा है। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर कह सकते हैं, दोनों बातें ठीक है, सही है। बॉडी की पोजीशन चेंज होने की वजह से सेंटर की तरफ से एक एंगल बन रहा है, बॉडी का एक डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, कर्व लाइक डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो सेंटर में एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन, द एंगल subtended with respect to center on a circular path is called angular displacement। एक एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर में on a circular path due to circular motion, इसको हम कहेंगे angular displacement। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से जाहिर करते हैं हमारे पास, ठीक है। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका फार्मूला से पहले थीटा से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये आज हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से जाहिर करते हैं। यूनिट इसके 3 है, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। बेटा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का टॉपिक नहीं है, मतलब ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर
भले बच्चे ले भी सकते हैं, लेकिन ये एनएमटी कैट का, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट टू हम पीएमसी को फॉलो करेंगे। तो हमारे पास रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस में कंसीडर करेंगे? रेडियन में कंसीडर करेंगे। समझ आई है यहाँ तक? क्लियर है? अब हम इन यूनिट की कन्वर्जन को सबसे पहले देखेंगे। मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके देख लें। देखें यूनिट्स की कन्वर्जन। पहला डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन। देखें हमारे पास डिग्री टू रेडियन में पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारे पास डिग्री की वैल्यू है, और रेडियन की जो वैल्यू है, थीटा रेडियन में जो वैल्यू है उसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास डिग्री रेडियन के जवाबात आ जाएंगे। कन्वर्जन याद रखें, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, थीटा क्रॉस पाई ओवर 180, और इसमें डिग्री निकालना है तो 180 ओवर पाई। देख लेते हैं। अगर मेरे को 1 रेडियन चाहिए, देखें मुझे 30 डिग्री का एंगल है, इसको रेडियन में लेना है, और समझिएगा 30 डिग्री का एंगल है, मैंने उसको लेना है देखें सॉरी रेडियन में। 31 30, 36 तो पाई ओवर 6 रेडियन में हमारे पास जवाब आ गया 30 डिग्री का। 30 डिग्री को रेडियन में पाई ओवर 6 रेडियन आ गया। इसी तरह रेडियन टू डिग्री हमारे पास 2 पाई रेडियन है, ठीक है, रेडियन में हमारे पास दिया हुआ है, ले लें आप मिसाल के तौर पर 2 पाई रेडियन हमारे पास है, इसको चेंज करना है डिग्री के अंदर। और से देखिएगा 180 ओवर पाई आ गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 क्रॉस 180, 360 डिग्री हमारे पास जवाब आ गया। इसी तरह पाई ओवर 2 रेडियन हमें पास दिया हुआ है, इससे क्या कर देंगे 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 180 ओवर 2 वी कैन से 90 डिग्री राइट आंसर। कन्वर्जन समझ में आ गई? एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल करवा दी, डिग्री टू रेडियन के लिए और रेडियन टू डिग्री के लिए। कन्वर्जन नंबर 2 पे जाएंगे हम, मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3। नेक्स्ट वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रेडियन हो गया, ठीक है। डिग्री टू रेवोल्यूशन, डिग्री टू रेवोल्यूशन, 360 डिग्री इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, 180 डिग्री इक्वल टू रेवोल्यूशन। एक ही रिलेशन याद रख लो, 360 डिग्री इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, 360 डिग्री इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। क्लियर है? चलो एक रेवोल्यूशन, ये देखें एक एंगल हमारे पास एक रेवोल्यूशन कब बना रहा है, जब ये एंगल पूरा 360 डिग्री पे घूमेगा, अपोजिट साइड पे जाता है 180 एंड देन दोबारा अपोजिट साइड पे यहाँ आएगा तो 360 बनाएगा। हाफ रेवोल्यूशन बोल दे, 1/2 रेवोल्यूशन 180 डिग्री, ठीक है, ये याद रख लें। 360 डिग्री टू 1 रेवोल्यूशन। और अगर हमें निकालना हो रेवोल्यूशन टू रेडियन में, तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हाफ रेवोल्यूशन इज द पाई ओवर
रेडियन, हाफ रेवोल्यूशन इज द पाई रेडियन। क्लियर है? हाफ रेवोल्यूशन इज पाई रेडियन, हाफ रेवोल्यूशन 360 का हाफ 180 पाई रेडियन के बराबर। क्लियर है? क्लियर है? यूनिट की कन्वर्जन समझ में आ गई? डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन टू रेडियन, सारी कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। सारी कैलकुलेशन हमारे पास हमारी कंप्लीट हो गई है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूले के ऊपर आते हैं। फार्मूला छोटा सा फार्मूला है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लीज बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रूफ नहीं अभी दूंगा। S इक्वल टू आर थीटा पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं। S इक्वल टू आर थीटा, कोई नई बात नहीं है। S इक्वल टू आर थीटा, चाहिए। और बकाया जो भी हम लोग फार्मूले लगाते हैं वो उसके यूनिट्स से ही डिराइव्ड हैं। S इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पर जो S है उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, R इज द रेडियस और एक थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इक्वल टू S ओवर R, सॉरी स्मॉल r। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। नेक्स्ट चलें, चल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी को जाहिर करते हैं ओमेगा से, यूनिट है रेडियन पर सेकंड, यूनिट है रेडियन पर सेकंड, फार्मूला है डेल थीटा ओवर डेल टी। अगर हमें इंस्टेंटेनियस ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो आप जानते हैं फार्मूला क्या हो गया, लिमिट डेल टी इक्वल टू 0 डेल थीटा ओवर डेल टी ओमेगा का इंस्टेंटेनियस का फार्मूला। अगर आपको कोई चीज दी जाए, इनके रेडियन पर सेकंड भी हो सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकता है, लेकिन रेवोल्यूशन पर सेकंड इसका स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि रेवोल्यूशन हम पर सेकंड हम किसी और क्वांटिटी का यूनिट पढ़ते हैं। मुझे ज़रा बताइए कौन सी क्वांटिटी का हम यूनिट पढ़ते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड? जल्दी से जवाब दें, जल्दी। यस एग्जैक्टली यही जवाब है। रेवोल्यूशन पर सेकंड जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो जब भी हमारे पास रेवोल्यूशन पर सेकंड होगा तो वो फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा नहीं रखेंगे उसे, उसको ओमेगा में चेंज करेंगे पहले। सही है? एंगुलर वेलोसिटी बेटा थोड़ा जल्दी करें, मैं मिटा रहा हूँ। यूनिट के ऊपर बात कर ली है, समझा भी दिया है, फार्मूला के ऊपर आते हैं। ओमेगा का ये फार्मूला हो गया, ओमेगा का दूसरा फार्मूला हम निकालेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा इक्वल टू v ओवर आर। एक फार्मूला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, टाइम पीरियड के हिसाब से फार्मूला याद रखो। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई f ये भी फार्मूला होता है। ये सारे फार्मूले आप लोग को याद रखने हैं। ये कम बताएं, आगे जाऊंगा तो सारे फार्मूले को समझ आ जाएगी आपको। 4 फार्मूले आ जाते हैं, v ओवर r, 2 पाई ओवर t, 2 पाई f, थीटा ओवर t, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। लीनियर वेलोसिटी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे बाकी का। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी
अंदर वो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर एट एनी इंस्टेंट हर टाइम के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो उसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी लीनियर या परपेंडिकुलर या नॉर्मल एट एनी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन इट्स कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, जिसका नाम हम लेते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये याद रखिएगा, इसका फार्मूला है हमारे पास v इक्वल टू आर ओमेगा। ये v हमारे पास है टेंजेंशियल वेलोसिटी। इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल। कह रहे हैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन नॉर्मल होती है हर पॉइंट के ऊपर, टेंजेंशियल होती है हर पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर होती है, 90 डिग्री बना रही है। लीनियर वेलोसिटी ना सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी के अलावा। अब हम देखेंगे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके फार्मूला और 2-3 और रिलेशन है। उसके बाद सर्कुलर मोशन का पार्ट हमारे पास ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 टॉपिक रह गए, टाइम कम है, मुझे कहीं जाना है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे। बाकी इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बीएमसी में शामिल नहीं है। प्लीज़ बच्चों इतना टाइम ज़ाया मत करें, जो है उसी को पढ़ लें, काफ़ी है। v इक्वल टू आर ओमेगा। अभी हम इसके फार्मूलाज डील करेंगे, इसके फार्मूलाज थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेकिन इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पुराने लेक्चर्स के अंदर अगर किसी को आवाज़ का इशू हो रहा था सो सॉरी। आप लोग अपना वॉल्यूम बिल्कुल मैक्सिमम पे करके हैंड फ्री लगा लिया करें। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ही रखता हूँ, बट एटलीस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है तो वो मैं उतना करता हूँ। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किया था, तो सर्कुलर मोशन के ऊपर थोड़ा हम काम करेंगे आज भी, और आज थोड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल से आज सर्कुलर मोशन को एंड ही कर देते हैं। छोटे से टॉपिक्स भी रह गए, लास्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसके यूनिट्स पढ़े थे, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स उसके पढ़े थे, और फिर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट पे बात की थी, फार्मूला बात किया था। ठीक है, फार्मूला ओमेगा का हम लोगों ने निकाला था, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, कि हमारी जितना एंगल चेंज होगा जितने टाइम के अंदर इन अ सर्कुलर मोशन, हम उसको क्या कह देंगे, हम उसको कह देंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी शोन बाय ओमेगा, ओमेगा से जाहिर करते हैं, और इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। यही बेसिक हम लोगों ने बात की थी। और अगर मैंने बोला था रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड अगर वो दे दे, ठीक है, तो आप ये यूनिट किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। तो अगर आपको ओमेगा रेवोल्यूशन हर चीज़ दी हुई है और ओमेगा भी दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन समझाता हूँ, आप लोगों को दिया हुआ है ओमेगा 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, और रेडियस दे दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। क्लियर है? बताओ वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। नहीं पढ़ा था तो हम आज शायद पढ़ लेते हैं।
तो अगर इसमें हम लोग सबसे पहले ओमेगा को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि रेडियन पर सेकंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। सो हम देखें ओमेगा इक्वल टू 20, रेवोल्यूशन की जगह हम लोगों ने कंप्यूटर कन्वर्जन में पढ़ा था क्या आएगा, 2 पाई रेडियन, रेडियन नहीं आता 2 पाई लिख देते हैं। सो 20 क्रॉस 2 पाई इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब हम लोगों को टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो रेडियस हमें दिया हुआ 50 क्रॉस 40 पाई और 5 4 ज़ा 20, सो 250 2000, ठीक है, 2000 पाई रेडियन पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह हम लोग इंटर कन्वर्जन करते हैं, लेकिन सम टाइम हमें फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में हम इसी तरह इसको निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, ठीक है। तो रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और रेडियन पर सेकेंड या रेडियन पर मिनट इसका यूनिट है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का। लेकिन आपने हमेशा ओमेगा या फ्रीक्वेंसी सेकंड के अंदर ही निकालनी है, सेकंड के अंदर ही निकालनी है। जल्दी लिख लो, नजर आ रहा है सही। चलो मैं मिटा रहा हूँ, रोक के लिख लो। आज थोड़ी बहुत ज्यादा बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। इसको हम निकालते हैं बेटा राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल। ओमेगा की डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल से, दैट्स माय राइट हैंड रूल। और से देखना, ये मेरा हैंड एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट हैंड है मेरा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो हम एक दो कंडीशन बना देंगे, ओमेगा की डायरेक्शन इनवर्ड या इनटू द प्लेन, या फिर बिटवीन प्लेन या बिटवीन द सेंटर भी कह सकते हैं, बिटवीन प्लेन कह दो, ठीक है। और अगर ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड और हो सकती है आउट टू द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, इन टू प्लेन या आउट ऑफ प्लेन, सही है। ओमेगा की डायरेक्शन की दो कंडीशन हो सकती है, या तो इनवर्ड या इनटू द प्लेट हो सकती है, आउटवर्ड या आउट टू द प्लेट हो सकती है, आउट ऑफ प्लेट, ठीक है। अब राइट हैंड रूल में क्या कहते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं ओमेगा की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ आ रही है, ये हमारा पास समझ लो एक बोर्ड हम लोगों ने एक प्लेन सपोज कर लिया, इससे बाहर आ रही है। तो देख लो ओमेगा की डायरेक्शन बाहर है, आउटवर्ड है। तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, बॉडी कैसे मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, ओमेगा आउटवर्ड या आउट ऑफ द प्लेन। और इसी तरह अगर वो क्लॉकवाइज मूव करे, क्लॉकवाइज मूव करे, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज मूव करे तो हमारे पास ओमेगा इनवर्ड आएगा या इनटू द प्लेन आएगा, यानी प्लेन की तरफ आएगा, अंदर प्लेन की तरफ, अंदर प्लेन की तरफ आएगा। सो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ओमेगा आ गई है। हम इसको निकालते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास ओमेगा या तो इनवर्ड होता है या आउटवर्ड होता है, किसी भी सर्कुलर मोशन में या तो ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, और ये हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल हमें क्या कहेगा कि अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन, एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसकी ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी, और क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इनवर्ड होगी।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसको लिख लो। अब आएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर और से देखिएगा। सो देखें एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको आप लोग खुद उतार लोगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कितना एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से जाहिर करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से जाहिर करते हैं, दैट्स कॉल्ड अल्फा। अल्फा इक्वल टू डेल ओमेगा ओवर डेल टी। एक बात शायद मैं पीछे बताना भूल गया, अगर आप लोगों को इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालना पड़ जाए, एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ जाए, तो उसका फार्मूला ये होता है, समटाइम आ भी जाता है, लिमिट डेल टी ओवर 0 डेल थीटा ओवर डेल टी। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है। देखो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये कौन सी वेलोसिटी होती है, जो हम कभी ना कभी किसी भी पॉइंट के ऊपर जो हम कोई खास वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं ना, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी सी एग्जांपल मैंने बता दी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो हम खास पॉइंट के ऊपर चेंज इन टाइम को 0 रख रहे होते हैं, तो इस वजह से हम ये फार्मूला लगाते हैं। जब भी हम किसी खास पॉइंट के ऊपर एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, तो उसमें हम चेंज इन टाइम 0 कर देते हैं। तो जब चेंज इन टाइम 0 या इक्वल टू 0 या अप्रॉक्स 0 हो जाता है, तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन समझ आ गई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट है इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हो गया इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका फार्मूला आ गया डेफिनेशन के हिसाब से। एक फार्मूला हम लोगों ने बना दिया, ये एक दूसरा फार्मूला याद आ गया, जैसे हम निकालते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। इसी तरह अगर हम v ओवर t इक्वल टू ओमेगा ओवर t लगा दें, तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा इक्वल टू आर ए एंगुलर अल्फा इक्वल टू आर ए सी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ इसका एक फिर फार्मूला भी निकल आता है, अल्फा इक्वल टू आर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात बनते हैं, सवालात इस साइंस में बनते हैं कि हमारे पास बोल दिया जाता है अल्फा बढ़ाओगे तो रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर हम रेडियस कांस्टेंट कर दें तो अल्फा को अगर हम बढ़ाएं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास ये यहाँ पर फार्मूले हैं, इनसे हमारे पास जवाब आता है। क्लियर है, फार्मूला बन गया अल्फा इक्वल टू आर ए सी, अल्फा इक्वल टू आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ओके, चलो देखो ये मिटा रहा हूं मैं। अब हम डायरेक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। आवाज़ आज अगर मेरी क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें आज हाँ क्लियर है, ऐसी ही आवाज़ निकाला करें, वरना ये बेटा यहाँ पर इर्द गिर्द में हमारे पास बहुत ज़्यादा साउंड है, तो सो सॉरी अगर बीच में किसी किस्म की कोई और आवाज़ आती है, लेकिन प्लीज़ इसको कंजस्ट करना सीखें।
जब कोई नॉलेज दे रहा होता है तो उसको ले लिया करें, लेकिन इस तरह की जो है वो चीज़ों से मैं बहुत कोशिश करता हूँ इनको ख़त्म करूँ, लेकिन फिर भी हो जाते हैं, क्या करूँ। अल्फ़ा की डायरेक्शन ओमेगा के रेफरेंस से हम लोग निकालते हैं। अल्फ़ा की डायरेक्शन ओमेगा के रेफरेंस से निकालेंगे। और से देखिएगा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंक्रीज हो, इसकी वजह से ओमेगा इंक्रीज होगा, तो हमारे पास अल्फा और ओमेगा आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और से सुन लो, अगर हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़े, जिसकी वजह से हमारे पास ओमेगा बढ़े, और ओमेगा की वजह से हमारे पास अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन पैरेलल हो जाती है। ओमेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ओमेगा कब बढ़ता है? जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ये देखिए, अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड कब, किस सूरत में? जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसका मतलब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, अल्फा पॉजिटिव होगा। अल्फा पॉजिटिव भी बढ़ भी रहा है ओमेगा के बढ़ने की वजह से, और ये आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। अगर इसी तरह सवाल आ जाए कि हमारे पास जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, और ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, या यहाँ बोल दे टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अल्फा और ओमेगा का दरमियान एंगल क्या होगा? तो पता होना चाहिए, अल्फा एंड ओमेगा आर पैरेलल टू ईच अदर। कंडीशन को चेंज करके बोल देते हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये डायरेक्शन हो गई ओमेगा के बढ़ने की, जिसमें अल्फा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जिसमें हमारे पास अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन ज्यादा है, यानी पॉजिटिव है, बढ़ रही है, और ये अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन पैरेलल हो जाती है। जल्दी स्क्रीनशॉट लें और इसको कॉपी करें। नाउ आगे चलें। अब अल्फा की डायरेक्शन, जब अल्फा नेगेटिव के लिए, जब टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ओमेगा डिक्रीज होगा, देन अल्फा एंड ओमेगा आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जब टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ओमेगा डिक्रीज होगा, अल्फा और ओमेगा आपस में कैसे हो जाएंगे? एंटी पैरेलल। यानी एक हमारे पास ओमेगा में मिसाल देता हूँ, एक सर्कुलर मोशन है, उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, सही है, और ओमेगा और हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। तो अगर अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो अल्फा की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और यहाँ पर हमारे पास अल्फा नेगेटिव होगा। इसी तरह क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास क्या होगा? बेटा सवाल को इसी तरह घुमा के देखिए, ओमेगा की डायरेक्शन इनवर्ड होगी और अल्फा की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। बोलते सपोज, अगर उस क्वेश्चन ही ऐसा दे दे, सपोज फॉर अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट the omega are decreasing, so alpha and omega are anti parallel to each other। अगर एक सवाल का ऑप्शन ये ना दे, बोले alpha are outer and omega are inner, and alpha is inner and omega are outward, तो जवाब हर सेंस में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा में भी क्लियर हो गया ना, ये भूलना नहीं चाहिए, कंडीशंस हैं। आगे चलते हैं, सही है, हो गया। चलो अल्फा हो गया, शायद ये थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने कल भी की थी, यहाँ हमारे पास 20 मिनट की क्लास ऐसे ही गुजर गई, लेकिन शायद कोई नया नॉलेज ही मिला होगा आपको। अब देखें, आगे चलते हैं।
सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स टॉपिक क्या आपके पीएमसी का पढ़ना है। द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर applicable for rotating a body in a circular motion, in circular motion, force directed towards center applicable for rotating a body in a circular motion। ये एक ऐसी फोर्स है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड द सेंटर, और ये हमारे पास किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाने में इस्तेमाल होती है। गौर से सुनो, एक ही बार बताऊंगा, याद कर लो, बेहतर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई भी फोर्स नहीं होती है, बस कुछ दूसरी फोर्स, अदर फोर्सेस act as centripetal force, other forces act as centripetal force, other forces act as centripetal force। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को देता हूं। देखें, हमारे पास एक यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये रोटेशन की वजह और इनके न्यूक्लियस के पास होने की वजह यह है कि इनके दरमियान एक फोर्स होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमारे पास यहाँ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के दरमियान मौजूद होती है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जो इसको इलेक्ट्रॉन को रोटेट करवाने में हेल्प देती है। तो यहाँ पर रोटेट करवाने में हेल्प दे रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के मानंद में। क्लियर है, आगे चलते हैं। मिटा रहा हूं मैं, जल्दी करो। दूसरी एग्जांपल सुनो, जल्दी करो। हमारे पास ये हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे पास सन है, और हमारे पास इस तरह से सन है। ठीक है, और ये हमारे पास अदर प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन, सन के अराउंड। तो यहाँ पर जो इनको रोटेट ऑर्बिट करवाने वाली जो फोर्स है, यानी हमारे पास यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर हमारे पास एक्ट हो रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। और से सुनिएगा, यहाँ पर हमारे पास सन के अराउंड जो मूवमेंट हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है, यहाँ पर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट हो रही है, रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। ओके, बता रहा हूं मैं। आगे तीसरी एग्जांपल, अगर हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली सर्कल में घुमाएं, अगर हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली सर्कल मोशन में घुमाएं, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है टुवर्ड द सेंटर, जिसको हम कहते हैं एक फोर्स लग रही होती है जो इसको जो है वो रोटेट करवा रही होती है। एक तो उसकी सेंटर में लगने वाली फोर्स है, एक उसकी आउटवर्ड। एक तो हमारे पास उसको बाहर खींचने वाली फोर्स है, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल का, वो तो एग्जिस्ट करती है। एक जो इसको रोटेट करवाने में हेल्प कर रही है
दरअसल ये होती है हमारे पास टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स इसको बाहर नहीं जाने दे रही होती सर्कुलर मोशन से, तो सर्कुलर मोशन से बाहर नहीं जाने दे रही इसका मतलब है कि इसको रोटेट करवाने में हेल्प कर रही है। तो रोटेट करवाने में हेल्प करने से मराद ये टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है, एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टली सर्कल के अंदर रोटेट करवाते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स होती है टेंशन फोर्स, जो उसको रोटेट करवाती है, उसको सर्कल से बाहर आने नहीं देती है। तो वो टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। सही है, बता दूं, लिख लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला से पहले यूनिट सबको पता होता है, न्यूटन। ना आसान, सबसे आसान फोर्स की यूनिट है, हर जगह न्यूटन 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 ही लगाते हैं। ओके, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर हम लोगों ने डेफिनेशन में बोल दिया था। फार्मूलास, 5 फार्मूले बता रहा हूँ, पांचों के पांचों याद कर लो, मसला हल। और से सुनो, mv²/r, mv²/r mr ओमेगा स्क्वायर 4π² rf², 4π² 4π² mr f², 4π² mr ओवर 4π² rm ओवर t²। और हमारे पास फिलहाल यही 4 याद रख लो, mv²/r mr ओमेगा स्क्वायर और एक mv ओमेगा, याद आ गया। ये 5 फार्मूले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, याद कर लो। mv²/r mr ओमेगा स्क्वायर, 4π² mr f², 4π² rm ओवर t² mv ओमेगा। ये हमारे पास फार्मूलाज हो गए सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। 5 फार्मूले याद कर लो। इसमें सवाल देख लो, एक सवाल जो मैं गलत करके आया था, अब आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को याद है, अगर पीएमसी के टेस्ट में दे दे तो आप फंसोगे नहीं। वैसे पीएमसी में नहीं आया था, मेरे प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर आया था इसी साल। देखो, उन्होंने बोला था हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट कर दो, एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका रेडियस 2 टाइम्स हो जाता है। बताओ फोर्स कितने टाइम होगी? ऑप्शन दिए हुए थे, व्हाट इज द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितने टाइम होगी? F 2F F/2 F/4, ये जवाब। तो हम इस फार्मूले से जानते हैं कि अगर हम v कांस्टेंट कर देंगे तो m तो एक अलग ही क्वांटिटी है, तो रेडियस से एक रिलेशन इसका फोर्स से निकलता है इनवर्सली इस फार्मूले से। तो अगर हम फोर्स रेडियस को 2 टाइम कर देंगे तो हमारे पास फोर्स हाफ हो जाएगी, F/2 भी कह सकते हैं, अगर हाफ लिखा हुआ हो तो हाफ राइट आंसर है। ये समझ आया सवाल? इसी तरह एक सवाल दूसरा है जिसमें हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट कर दिया, फिर पूछ लिया हमसे रेडियस 2 टाइम करेंगे तो फोर्स क्या होगी। यही ऑप्शन F 2F F/2 F/4। तब भी मैं जवाब लगा के आया था C, तब भी मैं जवाब लगा के आया था C, जबकि C जवाब गलत है इस सवाल में। इसमें हम अगर ओमेगा, ये देखो फार्मूला है FC = mr ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कांस्टेंट कर देंगे तो फोर्स FC का यहाँ से रेडियस से डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। तो FC रेडियस 2 टाइम करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर 2F का जवाब आ रहा है, 2F इसका राइट आंसर है। तो दोनों कंडीशंस याद रख लो। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दे तब भी डायरेक्टली, टाइम कांस्टेंट कर दे तब भी डायरेक्टली, लेकिन कंडीशंस याद रखना। वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी कांस्टेंट कर देता है तो रेडियस का रिलेशन इनवर्सली है, ओमेगा कांस्टेंट कर देता है तो रेडियस का रिलेशन डायरेक्टली है। लिख लो जल्दी, आगे चलते हैं। टॉपिक इस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है।
दो पार्ट रह गए, जल्दी से कंप्लीट करेंगे ताकि ख़त्म करें तमाम चीज़ों को जल्दी से जल्दी। सेंट्रीपिटल फोर्स से ही एक निकल आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिंपल, कुछ मुश्किल बात नहीं है। वो एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड दी सेंटर हो और वो बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। द एक्सेलरेशन which is directed towards center applicable for body moving in a circular motion is called centripetal acceleration। लिख लो आप लोग। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से जाहिर करते हैं, फार्मूले 5 याद रख लो, यूनिट है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या यूनिट पर भी बाद में बात करते हैं। देखो mv स्क्वायर ओवर r। अब यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ कुछ भी नहीं करना, वो 5 फार्मूलों के अंदर से मास हटा दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूले आ गए। v स्क्वायर ओवर r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये v स्क्वायर ओवर r और r ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r f स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r ओवर t स्क्वायर एंड v ओमेगा। अब आप लोगों की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से भी जान छूट गई, आसानी से बात क्लियर हो गई। तो अगर इसमें से अगर कोई सवाल आपको आसानी से दे दे और अगर फ्रीक्वेंसी दे दे तो फंसेंगे नहीं, आपका फार्मूला याद होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा तो आप आसानी सब कुछ कर सकते हैं और ये आप लोगों को याद होने चाहिए। 5 ही तो फार्मूले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। ओके, वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है, जल्दी कीजिएगा। लास्ट का पॉइंट रह गया हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट दूंगा, चैप्टर ओवर है। उसके बाद अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और फिर आप लोगों के और कॉन्सेप्ट बेटर होंगे। लेकिन अभी लास्ट टॉपिक रह गया, जल्दी से इसको लिखें, मैं मिटा रहा हूँ। वीडियो पॉज करें, पीछे लेके जाएं और ये हम जूम पे क्लासेस थोड़ी ले रहे हैं कि मैं भी आपको टाइम दिया करूँगा कि जल्दी करो जल्दी करो। नहीं बेटा, टाइम नहीं है, वीडियो शॉर्ट है, वीडियो वैसे ही बड़ी लंबी बन गई है, फिर आप ज़्यादा वीडियोस लंबी वीडियोस देख नहीं पाते हैं। चलें, 2 बातें हैं। एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले ही 2 बातें बता रहा हूँ, याद रख लो, साइड पे लिख रहा हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के। कोई भी वेलोसिटी हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी भी कह दो। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है या किसकी वजह से चेंज होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से चेंज होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से चेंज होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी एक ही रफ्तार से रोटेट कर रहा होता है, तो हम कहते हैं इसके अंदर जो है हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट हो गया, और इसके अंदर ओमेगा नॉट कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वी भी कांस्टेंट, और इसमें वी इज नॉट कांस्टेंट। हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, वी भी नॉट कांस्टेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास ना बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। इसमें तो हमारे पास पूरा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, क्योंकि इक्वल सीक्वेंस से वेलोसिटी जा नहीं रही, लेकिन इसमें हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, ओमेगा भी कांस्टेंट हो रहा है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो इस ओमेगा का या टेंजेंशियल वेलोसिटी का, तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगी 0,
लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, टेंजेंशियल जीरो हो जाएगी क्योंकि वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसका टोटल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालें, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालें तो वो हमारे पास आएगा A इक्वल टू AC, ठीक है, सिर्फ AC पे ऊपर डिपेंड करता है, सही है, A इक्वल टू AC, ओके। लेकिन अगर हम इस पे बात करें ना, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, अब इसमें देखो बच्चों का क्वेश्चन आएगा टेंजेंशियल क्यों जीरो है, सेंट्रीपिटल क्यों जीरो नहीं है। देख लो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, इसमें एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यहाँ पे भी वही वेलोसिटी, यहाँ पे भी वही वेलोसिटी, यहाँ पे भी वही वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन सेंट्रीपिटल में हर पॉइंट के साथ चेंज होती है, ओके। यहाँ पर हमारे पास आसान के लिए थोड़ी देर के लिए रुक रहे थे, अब देखें यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीपिटल जीरो नहीं है, टेंजेंशियल जीरो है, लेकिन इसमें हमारे पास टेंजेंशियल भी जीरो नहीं है, सेंट्रीपिटल भी जीरो नहीं है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए। एक फॉर्म याद आ गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपस में कितने कैसी होती हैं, एंगल क्या होता है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, नॉर्मल होती हैं, थीटा 90 डिग्री भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और नॉर्मल भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स इधर, टेंजेंशियल फोर्स इधर, 90 डिग्री हो गया, हाँ समझ आ गए। सो यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है चैप्टर, जितने PMC के हिसाब से टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भी है तो फिर वो मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को जितना मैक्सिमम पढ़ा सकता था मैंने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया, ठीक है। मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर यही 2 पार्ट होते हैं, प्रोजेक्टाइल और सेंट्रीपिटल, सॉरी सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में बेसिक जितनी बातें थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, सुनिए, अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछे कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। और मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा। देखें मैं हर एक के पास जाके नहीं पढ़ा सकता, इसलिए एक काम आप लोग लाजमी करें कि जहाँ तक वीडियो जा सकती है शेयर करके पहुँचा दें। हो सकता है किसी का भला हो जाए और वो मेरे इस लेक्चर से MD कैट के अंदर स्कोर कर ले और कोई सीट रिज़र्व कर ले, तो मेरा यही ख्वाब है। तो प्लीज़ इसको पूरा कर दें, आगे से आगे शेयर कर दिया करें, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होगी, वर्कशीट्स आप लोगों को हम लिंक सेंड करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप लोग वर्कशीट ले सकते हैं, ठीक है। सो जितने बच्चे इन चैप्टर की वर्कशीट चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊँगा, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।